नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूरी एकजुटता के साथ 2023 के सियासी रण के लिए तैयारियों में जुटी हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर लाकर पूरी पार्टी को एकजुट करने में जुटी है। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तीनों सह प्रभारियों काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ मंत्रियों और विधायकों, पदाधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की और 1-to-1 चर्चा भी की। वहीं पीसीसी के वॉर रूम में सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट का मंत्र देते हुए चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कह गई। इसके बाद सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में 2 दौर की बैठक हुई, जिसमें सरकार और संगठन के स्तर पर कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। कांग्रेस के मंथन के बाद प्रभारी रंधावा ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पूरी एकजुटता के साथ ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। रंधावा ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, इसके लिए उम्र आड़े नहीं आएगी। इधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया। बीजेपी इस राजस्थान का चुनाव धर्म के नाम पर नहीं लड़कर भ्रष्टाचार पर वार करते हुए चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस के मंथन से अमृत निकलेगा या क्या कांग्रेस की सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश पूरी तरह से सफल होगी। कांग्रेस सरकार की योजनाओं के सामने बीजेपी का अपनी रणनीति में बदलाव करना उसे कितना फायदा देगा। इन सब के अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयाने सुनवा देते हैं। क्या रोड में बना रहे हैं सर? बिल्कुल बन रहा है। बाकी तो हमारी रूटीन की बैठक है। कल भी मैंने आपको यही कहा था कि अब इलेक्शन है। अभी मैं जो हमारे जो नए सह प्रभारी लगे हैं वो पहले मिले नहीं थे, उनके साथ और पीसीसी प्रेसिडेंट हम पांचों ने बैठकर छः बैठे थे। तो पूरे जहाँ उन्होंने जिस डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, अपने अपने एरिया के उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, कैसे डिस्ट्रिक्ट में कैसे चल रही है कांग्रेस, क्या और क्या करना चाहिए, वो सब उनके साथ डिटेल बैठेगी। सर, एक करप्शन की इशू पे आज किरोड़ीलाल मीणा जो देखिए, आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उसी रोड मैप के तहत जो है जिलों से लेके, प्रदेश से लेके, ब्लॉक मंडल से लेके सब तरीके की मीटिंग्स की जा रही हैं। तो उस रोड मैप को तैयार करने के लिए खाका तैयार हो रहा है, लेकिन जब वो तैयार होगा तभी पेश किया जाएगा। विधायकों को टास्क दिए जाए इस तरह की कोई? हमारे सभी विधायक ग्राउंड पे ही काम कर रहे हैं और वाया देखिए, महंगाई राहत कैंप जो एक्सरसाइज है वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज को अगर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी विधायक, हमारे चुनाव लड़े हुए लोग अगर सही तरीके से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी वर्ग वंचित नहीं होगा। और जब लोगों को वो मिलता है जो उसका अधिकार होता है तो लोग इस बात से खुश होते हैं कि उनको वो मिला जिसके वो अधिकारी थे। तो प्रयास यही है कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है हम उसको आगे लेके चलें। आरक्षण को लेकर कोई बातचीत हुई क्या? बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब आगे क्या होगा बताएंगे। तो सरकार के सामने बंदूक तानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार क्लीन है, सरकार के लोग क्लीन है। और किरोड़ीलाल मीणा जी पुराने नेता है राजस्थान के, लेकिन मुझे दुख है ये देखकर कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी वो राजनीति के स्तर को कहाँ लेके जाने का काम कर रहे हैं। ये निजी कटाक्ष या फिर अपने निजी द्वेषों को पूरा करने का समय नहीं है। ये समय है कि हम राजस्थान की जनता के बारे में सोचें। राजस्थान की जनता के लिए बीजेपी के पास क्या है या किरोड़ीलाल मीणा जी के पास क्या है, उनके पास कोई उसकी व्याख्या नहीं है। लेकिन कैसे कांग्रेस को नीचा दिखाना है उसी में ये लोग लगे रहते हैं। कहीं न कहीं इस कुर्सी की लड़ाई ने राजस्थान को विकास की दृष्टि से पीछे धकेल दिया। इस लड़ाई में राजस्थान आज 4.5 वर्षों में आज़ादी के बाद से अब तक की महाभ्रष्ट सरकार राजस्थान की जनता ने देखी है। जो सरकार वादा करके वादा खिलाफी करती है, किसान की कर्ज माफ़ी का वादा किया, आज 19,000 किसानों की ज़मीन कुर्क होने को, नीलाम होने के कगार पर है। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली,
युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, लेकिन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, तो निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार सोचेगी। तो बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं, जहां हमारे साथ प्रमुख पैनल भी बने हुए हैं। सुभदेश सिंह चौहान कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं और शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सुभदेश जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। पूरी तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है, आखिर क्या कुछ अहम रणनीति इस बार? देखिए, कांग्रेस तैयार है। जब से हमारी सरकार बनी थी, हम आमजनों को हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो कार्य राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने किए हैं, वो महंगाई राहत कैंप के माध्यम से आम जन तक हम इन कार्यों को पहुंचा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से चिरंजीवी योजना, जो हर घर हर ढाणी तक एक स्वास्थ्य का लाभ देने हेतु किया जा रहा है। 25 लाख तक का इलाज फ्री है। ये पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे 25 लाख तक का इलाज फ्री है। दूसरी, मैं अगर कर्मचारी की बात करूं तो उक्त जैसी योजनाएं जो यहाँ पे पुरानी जो पेंशन स्कीम है वो लागू की गई है, उस पे पूरा काम हुआ है। अभी हाल फिलहाल जो मंत्रिपरिषद के जो परसों की मीटिंग थी, उसमें जो ओबीसी और एमबीसी का जो कोटा था, वो जो भर्तियां जो रिक्त हो जाती थी, उनको आगे 3 वर्ष के लिए प्रेषित किया जाएगा, आगे अग्रेसित किया जाएगा। उसके साथ साथ में महंगाई से राहत देने के लिए 500 का जो गैस सिलेंडर है, इंदिरा गांधी रसोई योजना है और बाकी सभी अन्य योजनाएं जो धरातल पे काम कर रही है, आमजनों के हितों के लिए धरातल पे लगातार काम कर रही है। अब देखिए, बीजेपी का हमेशा प्रोपेगेंडा होता है, वो लोग किसी न किसी प्रोपेगेंडा के साथ आते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अपने उन्मादी मुद्दों से हट करके बाकी अन्य मुद्दों पे आ रहा है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस जो है वो हमेशा रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है, बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की बात करती है। हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं, हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं जो आम जनों के हितों को सरोकार करें, हमारे लिए वो मुद्दे हैं जो आम जन को रियायत मिले। और 4.5 साल से हम देख रहे हैं कि जिस तेज गति से राजस्थान के अंदर जो सेवाएं आम जन को देनी थी वो लगातार दी जा रही है। और इसी वजह से जितने भी जो महंगाई राहत कैंप है उनमें लगातार लोगों की भीड़ आ रही है। आप देखिए, 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। इन्होंने अफवाह उड़ाई कि ये हो गया है, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 100 यूनिट तक बिजली फ्री हुई है। 100 यूनिट के बाद में भी अगर आपका जो यूनिट खर्च है वो अत्यधिक आता है तो 200 यूनिट तक मात्र जो बिल है वो 503 रुपए है। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार आम व्यक्ति को राहत देने बाबत और जो महंगाई का जख्म मोदी सरकार ने, हमारे पीएम मोदी ने दिया था, उन जख्मों को उन जख्मों पे जो मरहम लगाने का जो कार्य है वो गहलोत साहब कर रहे हैं और हमारी राजस्थान सरकार कर रही है। ये विकास की बात करेंगे तो हम आएंगे, इनके 9 साल के बारे में बात करेंगे, इनके उन सब मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात है, हमारा हमेशा जो ध्येय होता है वो विकास को लेकर के होता है। हम विकास की ओर अग्रसर है, हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। चलिए, ठीक है। शैलेंद्र जी, आपने सुभदेश जी को सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कांग्रेस करती विकास की बात, भाजपा हमेशा धर्म का ही ढिंढोरा पीटती है। सीमा जी, आप देखिए, राजस्थान में जो इन्होंने बताई कि स्वास्थ्य की योजना चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने ही भामाशाह योजना के नाम से चलाई थी, जिसको इन्होंने नाम चेंज करके चिरंजीवी योजना कर दिया। शुभदेश जी से मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि आपने 5 लाख से ऊपर कितने लोगों को क्लेम दिया, इलाज कराया, उसके पैसे दिए? क्योंकि भारत केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत 5 लाख रुपए मिल रहा है। आप ये आंकड़ा बता दीजिए कि 5 लाख से ऊपर आपने कितने लोगों का इलाज कराया, क्योंकि इसमें 1,04,000 परिवार जो हैं वो खाद्य सुरक्षा के तहत पंजीकृत हैं और 5 लाख का लाभ उनको मिल रहा है। ये आंकड़ा आज बता के जाएं। दूसरी बात जो ये बता रहे हैं कि राजस्थान में विकास किया, 4.5 साल राजस्थान में सिर्फ
किस्सा कुर्सी का चला, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चली, सड़कों पे लड़ाइयां चली, विधायकों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के खिलाफ लांछन लगाए। आपने देखा होगा आज जितनी भी राजस्थान के 75 साल में सबसे भ्रष्टतम सरकार अगर रही है तो वो इस बार की गहलोत सरकार रही है, जिसको इन्हीं के वरिष्ठ विधायक रामनारायण मीणा जी ने कहा कि शिख से नाखून तक पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है गहलोत सरकार। आप देखिए इनके विधायक भरत सिंह जी वो लगातार कहते आए हैं कि माफिया यहां पनप चुका है, खनन माफिया। खुद प्रमोद जैन भाया खान मंत्री हैं और पूरा भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मचारियों से लेकर मंत्री और विधायकों तक भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है, चरम पर है। तो भ्रष्टाचार की तो ये बात ही नहीं करे। हिंदुस्तान में आज राजस्थान भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर आ गया है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था राजस्थान में रही नहीं। आप देखिए यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देखिए पेपर लीक माफिया बनप चुका है। 1 करोड़ से अधिक हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा खून के आंसू बहा रहे हैं। उनकी आकांक्षाओं, आशाओं, सपनों पर कुठाराघात करने का काम किया है गहलोत सरकार ने। किसानों को जो इन्होंने वादा किया 4.5 साल पहले इन्होंने जो वादा किया किसानों से संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, वो कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था, वो ये भत्ता नहीं दे पाए। नौकरी युवाओं को दे नहीं पाए, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए। आज राजस्थान महिला अत्याचार दुष्कर्म पे दूसरे नंबर पर है और दुष्कर्म में, गैंग रेप में पहले नंबर पे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के सरकार को कि हम हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए। आप देखिए बाकी जो बता रहे विकास, मैं पूछना चाहता हूं महंगाई राहत कैंप अब आपको लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर आपको राजस्थान की जनता को राहत देनी थी तो आपकी सरकार आने के बाद 1 साल बाद ही देते ना। आज पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान में सबसे ज्यादा है। देखिए देश में रोड टैक्स सबसे ज्यादा है, मंडी टैक्स सबसे ज्यादा है। आप देखिए बिजली की दरें सबसे ज्यादा है। इन्होंने वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई और आप देखिए फ्यूल सरचार्ज 60 पैसे प्रति यूनिट हो गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में 18 पैसे था। इन्होंने 4.5 साल राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया है। आज ये राहत कैंप लगाकर इस पे चलिए ठीक है शैलेंद्र जी ठीक है, राजस्थान की जनता ठीक है चुनाव आ रहे हैं। शैलेंद्र साहब यहाँ पर भाजपा जो है राजस्थान में काफी कुछ रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही है। बात कर्नाटक चुनाव की कर ली जाए, कर्नाटक चुनाव में जिस तरह के मुद्दे आप लोगों ने उठाए, अब उससे विपरीत मुद्दे यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लोग उठाते नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी का जो कॉमन टॉपिक है उसको पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या? सीमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास पर चुनाव लड़ा है, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा है। हम जो भारत की संस्कृति है उसके पुनरुत्थान पे हमने हमेशा बात की है, जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर हमने हमेशा बात की और गर्व किया है। कांग्रेस पार्टी जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी थी, जिनकी गुलामी की मानसिकता थी, हमने उस गुलामी की मानसिकता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ने का काम किया है। आज भारत में भारतीय संसद है, भारतीयों के द्वारा बनाई गई। शैलेंद्र साहब अंग्रेजों की पार्टी बता दिया आपने, तो कांग्रेस को विकास के कानून, कांग्रेस के इतिहास को ही पलट कर रख दिया आपने। तो अंग्रेजों की गुलामियत तो सावरकर ने करी है, आप उस चीजों पे बिल्कुल। आप देखिए क्या अंग्रेजों ने नहीं बनाई कांग्रेस पार्टी? बता दीजिए शुभेंद्र जी, 1885 में एओयू ने अंग्रेज था, उसने ये पार्टी बनाई थी। आप लोग तो वो लोग हो जिन्होंने हमेशा वहां से अंग्रेजों से पेंशन उठा करके उनकी मुखबिरी करी है। आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप तो मुखबिर वाली पार्टी के लोगों, क्या बात कर रहे हो आप? किस मुंह से आप कह रहे हो? आपको आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध में थे। आप उन चीजों पे मत जाइए, करंट की बात कीजिए। जो आप पूछ रहे थे ना, यही सवाल जो मेरे से पूछ रहे थे, यही सवाल पूर्व मंत्री आपके जो प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ जी ने मेरे से परसों ट्वीट पे पूछा था कि भैया ये बताओ कि चिरंजीवी योजनाओं में लाभ किसे मिल रहा है। उनको मैंने ट्वीट किया है और ये चीज पढ़ाई है। उन्हीं के ही पड़ोस के गांव में चूरू पे एक व्यक्ति है
जो दुर्लभ जी हॉस्पिटल में एडमिट है उसको 16 लाख रुपए का। अरे आप तो आंकड़ा बताइए ना पेट में दर्द होता शुभदेव है, जी, आंकड़ा बताइए कि आपने आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख से ऊपर कितने लोगों का इलाज कराया, वो आंकड़ा दीजिए ना। ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आंकड़ा बताइए आप ऑफिशियल कि आपने कितने लोगों को 6 लाख दे दिए, 8 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, 12 लाख दे दिए। ये आंकड़ा बताइए कि हमने 5 लाख से ऊपर इतने करोड़ या लाख लोगों का इलाज कराया है। वो आंकड़ा आपके पास हो तो बोले, इधर उधर की बात ना करें कि आम जन को राहत। सीमा जी, इनसे आंकड़ा पूछिए। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि जब जब आम जन को राहत मिलेगी तब तब आप लोगों के पेट में दर्द उठता है। जब चिरंजीवी योजना के तहत में लोगों को इतना बड़ा लाभ मिल रहा है, अरे तो राहत आपकी अगर निष्ठा सही होती, गहलोत सरकार की नीयत साफ होती, तो आप जब सरकार आई उसके बाद ही राहत देते। अब 6 महीने चुनाव के बचे और आप महंगाई राहत कैंप लगा रहे हो। आप बताइए, 4.5 साल तक तो आपने राजस्थान की जनता को लूटा, बेरोजगारों को आपने जेल भेजने का काम किया, रोजगार नहीं दिया, किसानों को बिजली नहीं दी, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। आज आप महंगाई राहत कैंप की बात करते हो। पहले मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है ना, एक डिबेट का एक सिस्टम होता है। आपने बोला मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अरे तो आंकड़ा बताओ ना, आप तर्कपूर्ण बहस करो, आंकड़ा बताइए। सीमा जी से आंकड़ा लीजिए, चिरंजीवी योजना का आंकड़ा बताइए पहले, ठीक है, आप सुनिए, आप डिबेट आगे बढ़ाइए। सुन लीजिए भैया, अरे सुन लीजिए, ज्यादा बड़बड़ाने की आदत भी तो आपके मोदी जी की है। बड़बड़ाने के अलावा आप लोगों को कुछ आता नहीं। आप सुन लीजिए आप ढंग से, अब मैं बताता हूँ आपको। अरे तो आंकड़ा बताओ ना, क्वेश्चन मैंने सीमा जी इनसे आंकड़ा पूछ लीजिए चिरंजीवी योजना का। या ऐसे ही करते रहोगे? अब वो जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए सैलिन जी। यूपी और एमपी में एक पैरासीटामोल फ्री नहीं मिलती, समझ गए ना। यहाँ 25 लाख तक का इलाज फ्री है। और दूसरी और बात बताऊं, ये बात है बिजली के बिलों की 100 यूनिट तक यहाँ फ्री है। पड़ोसी राज्य में घूम के आ जाइए। और पेपर लीक की मैं बात बता रहा हूँ आपको, 27 पेपर लीक हुए गुजरात में, क्यों नहीं गई वहां ईडी? इसलिए नहीं गई। हरियाणा में 17 पेपर लीक है, वहां ईडी क्यों नहीं गई? उसके बाद में यूपी में कितने पेपर लीक हुए, वहां ईडी क्यों नहीं गई है? अब इनको क्या लगता है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूं सीमा जी, इनको ये लगता है कि कर्नाटक चुनाव से इनका सारा मूड अपसेट हो गया। कर्नाटक चुनाव ने एक देश को एक नई हवा दी है, और देश को नई हवा ये दी है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। हम आए हैं, हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि नफरत के खिलाफ भाईचारे की उम्मीद लेके आए हैं। जो नफरती माहौल इन लोगों ने तैयार किया है पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर लोगों को आपस में लड़ाने का काम, झगड़ाने का काम, हर दिन देखो नफरत का माहौल तैयार करते हैं। दूसरी बात है, आप सवाल ये विकास की बात करते हैं, मेरे को एक चीज बता दीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था का हाल क्या है। आप आओ ना, 9 साल के ऊपर हम पूछते हैं ना आपसे सवाल, 9 साल में आपने क्या किया? 9 साल, जब 2004 के अंदर मनमोहन सिंह सरकार आई थी तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था थी वो 480 बिलियन डॉलर थी। उसके बाद में जब 2014 के अंदर मोदी सरकार आई और मनमोहन सिंह सरकार जब चली गई थी तो हम लोग 2 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था जो डॉलर थी, 2 लाख ट्रिलियन है, वो हम छोड़ के गए थे। आज आप बता दीजिए कितना है, कितना? दूसरी बात है, मैं बेरोजगारी की बात करूं, आपका ही आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि पहली बार देश की आजादी के बाद से पहली बार 18 से 26 साल के युवा वर्ग की जो बेरोजगारी दर है वो 42% है, 42% है। इनके रेलवे के अंदर सारे के सारे जो रिक्त पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, भर्तियां आप कर नहीं रहे हो। आपका गृह मंत्रालय कहता है कि हमारे यहाँ पे 1.5 लाख भर्तियां रिक्त है, आपका रेल मंत्रालय कहता है कि हमारे यहाँ पे लगभग 2.5 लाख भर्तियां रिक्त है। तो आप किस बेरोजगारी की बात कर रहे हो? जिस देश के अंदर 42% बेरोजगारी की दर हो, वो किस बात की बात करते हैं? आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि इनके 25 सांसद है, उन्होंने गांव गोद लिए थे, वो अभी गोद चलने लगे हैं, वो भी बता दीजिए। दूसरी बात है, इनका सबसे बढ़िया जो एक नरेंद्र मोदी जी का एक जो सबसे बड़ा जो डिसीजन था वो नोटबंदी को लेकर के था, क्या मिला उससे, क्या हासिल हुआ? आज क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी का नहीं बोलते, राजस्थान में आके चले गए। सुखदेव साहब, कुछ हासिल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन राजस्थान में बहुत बड़ी चीज हासिल हो गई, जो योजना भवन से भ्रष्टाचार के विषय सामने आए।
वो आपको याद ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम यही चीज कह रहे हैं कि वो आए, लेकिन अर्थ क्या हुआ? तुरंत अधिकारी को गिरफ्तार किया जाता तुरंत? है। एंटी करप्शन ब्यूरो, राजस्थान एक ऐसा राज्य वो है इतने जहाँ लंबे सबसे वक्त से ज्यादा उस पैसे को जो छुपाए सर्वाधिक बैठा है सरकारी संस्थान में, और आप कह रहे हैं तुरंत कार्रवाई हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के अंदर सर्वाधिक रूप से अगर कहीं भी कार्रवाई हुई है वो राजस्थान के अंदर हुई है। कितने छापे पड़े हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में, कितने अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े हैं, सब सर्वाधिक जो कार्रवाई हुई है बावजूद वो इसके ACB दिन प्रतिदिन रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि राजस्थान सरकार ने एसीबी को खुले हाथ छोड़ रखा है और उनको कह रहा है आप कार्रवाई कीजिए। एसीबी अपना काम कर रही है, जब एसीबी अपना काम करेगी तो मामले आएंगे ही। एसीबी यहाँ दबाती नहीं है, यहाँ पे सब कुछ भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है, जिसकी वजह से इतने मामले लगातार पकड़े जा रहे हैं और एसीबी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ये ईडी थोड़ी है, सही बात है। जांच एजेंसी ये ईडी नहीं है। ईडी तो क्या काम करती है, जैसे जो असम के अभी मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा जी, उनके ऊपर आरोप थे, जैसे बीजेपी में आए स्वाहा हो गए। नारायण राणे जी महाराज की बात कर लूं मैं, आप वो जैसे ही आए तब ईडी के मामले सारे हो गए। प्रताप नाइक की बात करूं, बीएस येदुरप्पा की बात करूं, ऐसे ढेरों में 10 आदमी, लगभग 10 से 15 जो लीडर्स हैं उनके नाम गिना तो जिनने ईडी के यहाँ छापे पड़े, ईडी ने छापे मारे और जैसे ही वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन है, वो वहां पे धुल करके और फिर नए रूप से तैयार हो जाते हैं। तो देखिए हमारा जो राजस्थान पुलिस है, उस राजस्थान पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हमें गर्व है अपनी राजस्थान पुलिस पे, हमें गर्व है अपने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों पर, जो अपना काम वो बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी ही ईमानदारी से वो कर रहे हैं और इसी वजह से लगातार काफी ईमानदारी से रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक है, शैलेंद्र साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे काफी देर से, अपनी बात पूरी करें। सीमा जी, सबसे पहले तो मैं इनकी अर्थव्यवस्था पे जवाब दे देता हूं, हमारे कांग्रेस साथी को शायद जानकारी नहीं है। देखिए आज विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है, कांग्रेस की सरकार थी तब 10वें नंबर पर थी। आज $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई है हिंदुस्तान की। अगर आपको आंख पे पट्टी बांध रखी हो, कान में रुई डाल रखी हो, तो मुझे जानकारी आप बता दीजिएगा, इनकी जानकारी झूठी। सबसे ज्यादा अगर महंगाई इन्फ्लेशन रेट रही वो यूपीए की सरकार में 2008 से 11 के बीच में रही, 11% तक इन्फ्लेशन रेट गई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा विश्व में इतनी बड़ी महामारी आई, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, आप देखिए उनकी अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही और हमने इन्फ्लेशन रेट 7% से ऊपर नहीं जाने दी। ये क्या बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी गरीबी की बात करती थी, गरीबों को हटा दिया, ये महिलाओं को शौचालय नहीं दे पाए, हमने 11.5 करोड़ महिलाओं के मान सम्मान के लिए शौचालय दिए, हमने आज राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर दिया। जितना कांग्रेस पार्टी ने 55 साल में किया उतना हमने 9 साल में बना दिया। ये 7 साल में एम्स दे पाए थे, हमने 8 एम्स का निर्माण कर दिया, 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर दिया, हमने जनधन खाते खोल दिए। इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमको किस तरह से देश की जनता को डायरेक्ट बेनिफिट देना है। 55 करोड़ जनधन खाते खोल, इन्हीं के पूर्व जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया चलता है तो लास्ट में जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1 रुपया जाता है, पूरा 1 रुपया उस लाभार्थी के खाते में जाता है। 1% करप्शन नहीं है, जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रही है। आप विकास की बात करेंगे, आप देखिए किस तरह से रेल मार्गों का निर्माण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, वंदे भारत बन रही है, युवाओं के लिए कौशल विकास योजना है, 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया, किसान निधि सम्मान के तहत 6,000 रुपए मिल रहे हैं, सॉइल कार्ड बन गए 23 करोड़। आप देखिए रक्षा संसाधन हिंदुस्तान में पहली बार बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार तो क्वारत्रिची मामा से ही दलाली करती थी, तभी इनके बोफोर्स कांड में प्रधानमंत्री खुद फंसे हुए थे राजीव गांधी। तो आप देखिए कांग्रेस का तो भ्रष्टाचारी चेहरा रहा है। आज भी इनके शीर्ष नेता गांधी परिवार जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये भ्रष्टाचार की जमानत पर है। भ्रष्टाचार इन्होंने पनपाया है। कांग्रेस पार्टी ने देश का भला नहीं किया। अगर ये सच्चे मन से देश का भला करते तो 40 साल पहले भारत का भला हो जाता। और ये बात करते हैं राजस्थान की, आप देखिए
एसीडी ने कार्रवाई की, लेकिन कभी कर्मचारी अधिकारियों में डर ही नहीं बैठा। आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लाचारी व्यक्त करते हैं कि सड़कों की खराब है, सड़कों की हालत खराब है क्योंकि ठेकेदारों में, इंजीनियरों में गठजोड़ है। अरे शिक्षकों से पैसे लिए जाते हैं, ये खुद कमजोर मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं। इनके सारे मंत्री आप देखिए, विधायक से लेकर कांग्रेस पार्टी के मंत्री तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इन्हीं के मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी कहते हैं 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्थान में पनप चुका है, भ्रष्टाचार की खान बन चुका है राजस्थान। इन्होंने सिर्फ 4.5 साल राजस्थान की जनता को लूटा है और अब राहत कैंप लगाकर आप 100 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हो। अरे आप 18 घंटे बिजली दीजिए किसानों को, गांव में 15 घंटे बिजली दीजिए। 100 यूनिट बिजली, पहले तो आपने फ्यूल सरचार्ज के नाम से जनता से लाखों करोड़ों रुपए आपने वसूल लिए, अब 100 यूनिट फ्री देके आप एहसान जताते हो। चिरंजीवी योजना का ये आंकड़ा नहीं दे पाए, इनकी स्वास्थ्य योजना है वो धराशायी हो गई। राइट टू हेल्थ में कोई प्राइवेट अस्पताल, इनके कोई प्राइवेट अस्पतालों का इलाज नहीं ले रहा। तो आप देखिए जो ये इनका शिक्षा मॉडल, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिए, ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आज वो स्कूल का ढांचा बना पाए, ना इंग्लिश के टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज आप देखिए किराए के मकानों में, धर्मशालाओं में चल रहे हैं। ये राजस्थान की हालत है। ये क्या बात करेंगे विकास का? सिर्फ इन्होंने 4.5 साल मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाई है, अपनी जो गांधीवादी छवि थी उससे समझ में आ गया राजस्थान की जनता को ये गांधीवादी चेहरा, नकाब उतर चुका है, सिर्फ सत्ता के लोलुप है। 4.5 साल कुर्सी की लड़ाई लड़ी। आप देखिए इन्होंने 850 घंटे काम किया और 12.5 घंटे होटलों में मौज मस्ती की। ये तो राजस्थान की गहलोत सरकार का हाल है। ये क्या बहस करेंगे? एक आंकड़ा ये नहीं दे पाए, एक इनके पास बात हो तो ये मेरे को बताएं। सिर्फ हवा में बातें करने आती है, तर्क इनके पास नहीं है, आंकड़े इनके पास नहीं है। और लड़ाई आप देखिए किस चरम पर है राजस्थान में। आज इनकी लड़ाई के कारण राजस्थान की जनता पिस गई, युवाओं की हालत खराब है, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। किस तरह से इन्होंने कहा था कि हम बिजली में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, वो आज तक आत्मनिर्भर नहीं बने। बजटीय घोषणाओं की बात कर लीजिए, बजट की घोषणाएं 30%, 40% भी पूरी नहीं हुई। तो ये क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी विकास? सुदेश जी आप म्यूट हैं शायद। इन्होंने राजस्थान को वापस बीमारू राज में लाके पटक दिया है। चलिए ठीक है सुखदेव साहब आप खुद को अनम्यूट करें पहले। यस मैम। जी हेलो। हाँ जी आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बोले। हाँ, मैं ये कह रहा था अभी जो बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था की, इन्होंने कहा कि हमने 2 से 3.5 कर दिया 10 साल में। अरे भैया 480 बिलियन से $2 ट्रिलियन 9 साल में किया, 4 गुना। एक दशक के अंदर भारत एक ऐसा राज्य जो 2009 से लेकर के 2013 के बीच में अपनी अर्थव्यवस्था 4 गुना किया था, अपनी अर्थव्यवस्था को 4 गुना विस्तार दिया था और इन विगत 9 सालों में 1.5 गुना भी नहीं कर पाए। ये हैं आंकड़े। अब मैं बात करता हूँ, आप क्या कर्मचारियों को ये कह पाएंगे कि आपने क्या पहले पूरी बात बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश ना करें। मेरी पूरी बात सुनिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी। गलत आंकड़े अब आप ये क्या कहेंगे कर्मचारियों को? भैया कर्मचारी की जो पेंशन योजना है, कर्मचारियों का जो पेंशन है, वो रोटी उसके आत्मसम्मान की बात है। सुखदेव साहब कर्मचारी तो अभी भी धरना पर बैठे हैं। वो पेंशन स्कीम हमने लागू करी है, वो आत्मसम्मान लोगों का हम लेकर के आए हैं, उसको हम लागू करेंगे। दूसरी बात है गहलोत सरकार के खिलाफ। दूसरी बात है आज की तारीख में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये बैठे मुझे बता दीजिए, आप जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक करते? हम कहते हैं ना कि आप जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कीजिए ताकि पता चल सके, क्योंकि मोदी सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि पर्टिकुलरली ओबीसी का भला हो, एमबीसी का भला हो, SC ST का भला हो। इस वजह से वो जातिगत आंकड़े पर वो कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। हम कहते हैं जिसकी जितनी आबादी है उनका उतना हक दीजिए। इसी तरीके से EWS का सरलीकरण राजस्थान सरकार में राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने किया, जो पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक सरलीकरण है। हर युवा चिल्ला रहा है, मोदी जी अजमेर आए, EWS की सरलीकरण पे एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद में जो जातिगत जो जनगणना है उसके ऊपर ये एक शब्द नहीं बोलते, उसके ऊपर ही अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के उसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। अब जब लोगों को राहत मिल रही है, अब जब लोगों को
चलिए, ये ठीक। लगने लगा है कि आने वाले समय में और 5 साल हमारे को इससे अत्यधिक सेवाएं मिलेगी, इससे अत्यधिक और हमारे को नई नई रूप से राहत मिलेगी, तब जाकर के अब ये जागे। अरे भैया 4.5 साल कहाँ थे, सो रहे थे क्या? आपके साथ में एक व्यक्ति तो रोड पे आया नहीं है, एक बार तो आपने कोई प्रदर्शन नहीं किया। चलिए ठीक है अब तो सुखदेव चुनाव साहब, नजदीक सुखदेव आ गए साहब, हैं। चलिए रणनीतियों अब- को लेकर के जिक्र कर लेते हैं, चुनावी रणनीतियों को लेकर के जिक्र कर लेते हैं। अभी जो है कांग्रेस प्रदेश में सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार मंथन किया जा रहा है। अभी से रंधावा साहब कहते नजर आ रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसी रणनीति कांग्रेस पहले नहीं बनाया करती थी, ये बीजेपी से सीख ली गई है क्या कांग्रेस की? नहीं, देखिए चुनावी रणनीति और चुनावी जो मूड है वो एक अलग बात होता है। देखिए बीजेपी तो हमेशा 365 दिन ये लोग तो चुनाव मूड में होते हैं। जब इनको लगना होता है कि हैदराबाद में भी अगर चुनाव हो रहे हो तो तब भी वहां प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं सारे काम छोड़ करके। मणिपुर चल रहा था लेकिन इनको क्या था, कर्नाटक की पड़ी हुई थी। तो हम उन चीजों में नहीं पड़ते हैं। जो भारत के जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जब जहां मणिपुर इनको जाना चाहिए था तो उस समय सुखदेव ये साहब, कर्नाटक आपको नहीं में लगता गए ये थे। बहुत बड़ी बात छोड़िए, नहीं? छोड़िए सुखदेव साहब छोड़िए, समझिए ये बात को। उनकी- नहीं, ये उनकी बातें हैं, उनकी बातों पे मैं चलिए नहीं फिर भी एक बार आपने जिक्र किया है तो हमें समझ भी लेना चाहिए। आपने यहाँ पर कहा कि में पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री, आपको नहीं लगता ये बड़ी बात है? और बीजेपी की यही रणनीति बीजेपी को कई बार साकार साबित करती हुई नजर आई है कि प्रधानमंत्री तक जमीनी स्तर पर उतर के काम करते नजर आता है, ये बड़ी बात है। और यही चीज फॉलो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी बहुत वक्त से, जो कि अब फॉलो करती, हालांकि कांग्रेस नजर आ रही है। क्या आप नकारेंगे इस बात को? मैं इस बात के बारे में बात करता हूँ। देश का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सबके प्रधानमंत्री होते हैं। चुनाव आते हैं तो चुनाव में जाइए ना, लेकिन कुछ और प्राथमिकताएं होती है। आज मेरा नॉर्थ ईस्ट का अगर राज्य मणिपुर चल रहा है, उसकी जनता अगर परेशान है तो आपको शायद चुनाव भूलने चाहिए, आपको उस जनता को संभालना चाहिए, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इनके ये सब चीजें होती नहीं है। ठीक है, ये नागपुर से संचालित लोग हैं, इनके बारे में मुझे नहीं करना, मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए हमारा जो उद्देश्य, जो आपने कहा कि चुनावी मूड, या ये कहा कि आगे की जो भी है वो सब क्या है। देखिए चुनावी रणनीति के तहत में अब जब लगने लगा है कि आने वाले टाइम में चुनाव है, हमने 4.5 साल तक जनता की सेवा की है, आगे भी हम करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना सा है, आपसी भाईचारा, वो मुद्दे जो आमजन से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे, वो योजनाएं जो आमजन को लाभ पहुंचा सके। अब वो योजनाएं सभी आप लोगों को भी पता है, चाहे वो बिजली फ्री की बात करें। और देखिए मुख्यमंत्री जी का 2 ही टारगेट होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी के सबसे सर्वाधिक 2 टारगेट है, एक स्वास्थ्य है, एक शिक्षा है। स्वास्थ्य के मामले में ये चाहे कितने भी बड़बड़ कर ले, बाकी पूरे इंडिया में इस बात का फेमस है कि चाहे वो दवाई फ्री योजना से लेकर के चिरंजीवी योजना। अब इन्होंने बात करी शिक्षा की, आप आइए ना विद्याधर नगर में आइए, हमारे और क्षेत्र में आइए, महात्मा गांधी स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और अंत में जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो ये बात है कि चुनावी मोड में आने के लिए इन लोगों के पास में बहुत हथकंडे हैं। जैसे धार्मिक उन्माद के मुद्दे लेके आएंगे और सारी चीजें लेके आएंगे। हमारे पास केवल विकास का मुद्दा है। हम आम लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हम आए हैं नफरत के बाजार में, हम प्यार की दुकान खोलेंगे। जो ये नफरत इन भाजपाइयों ने पैदा करी है, इस देश के अंदर नफरत का जो माहौल इन लोगों ने तैयार किया है, उस माहौल को हम ध्वस्त करेंगे। और अभी तो जो एक दुकान कर्नाटक में खुली थी, अब देखते जाइए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम शोरूम खोलेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे 2024 के अंदर, और इस देश की हवा और ये सब का हम बदलाव होगा और उस समय देश के अंदर एक नई स्थिति पैदा होगी। राजस्थान के अंदर आज हम कहते हैं अपनी योजनाओं के बल पर, आमजन के विश्वास के ऊपर जो कार्य किए हैं, उन सब कार्यों को लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और एक और बात मैं बता दूं, वही कर्नाटक वाली बात आएगी। यहाँ पे हमारे क्लियर है, हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम सचिन पायलट जी के युवाओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई आपके कौन है दूल्हा, बता दीजिए ना। इनके कोई नहीं है, इनके हर एक नेता, हम तो कहते हैं सब पीएम मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। अरे उनको वहां पे प्रधानमंत्री गिरी करने दीजिए ना। राजस्थान में बताइए कौन लीडर है, आप बोलिए तो सही, राजस्थान में कौन लीडर है, किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? हम कह रहे हैं ना दम ठोक के, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जान लेते हैं।
शैलेंद्र साहब, कांग्रेस ने कर्नाटक में जिन दावों पर और जिन मुद्दों पर चुनाव जीता है, अब भाजपा वही मुद्दे क्या राजस्थान में अपनाती नजर आती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते नजर आ रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार। और ये वही अहम मुद्दा है शैलेंद्र साहब जिससे कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली। भ्रष्टाचार में जी आप देखिए ना, राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है, हिंदुस्तान में पहले नंबर पर है। अगर इंडेक्स उठा के देखें, हर 12 किलोमीटर पे भ्रष्टाचार हो रहा है। इनको मैं अब याद दिला देना चाहता हूं, इन्हीं की बात का पहले जवाब दे देता हूं। ये कह रहे थे कि ओबीसी का क्या भला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को हमने और ज्यादा शक्तियां प्रदान की। इन्हीं के युवराज जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि 1980 में दलितों पे अत्याचार होते थे। अरे भाई, 1980 में तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ये तो इस मानसिकता के लोग हैं, ये बाहर जाके बदनाम करते हैं हिंदुस्तान को। इनके जो युवराज हैं, ये बार बार जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर पा रही हैं। अब आप बताइए, अब अगर चुनाव आज ना तो ये इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं, ना ईवीएम को दोष दे रहे हैं, ना लोकतंत्र को दोष दे रहे हैं, तो आप बताइए, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इन्होंने भारत का कभी विकास नहीं किया और इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया है। अगर भारत के टुकड़े किए धर्म के आधार पर, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए। अगर इन्होंने जो 1984 का आपने देखा होगा शाहबानो केस, उसको राजीव गांधी जी ने पलट दिया। किस तरह से मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि भारत के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का हक है। तो ये जो जाति धर्म की राजनीति करना कांग्रेस की बात है। इन्हीं के रंधावा जी प्रभारी जब 1-to-1 कर रहे थे विधायकों से, तो फॉर्म दिया, उसमें पहले नंबर पे प्रश्न था कि आपके विधानसभा में धर्म और जाति का क्या समीकरण है, कितने लोग हैं। तो ये इस तरह की मानसिकता का है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जाती है। हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी, अंत्योदय, अंत में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ देना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और आप देखिए, वो साकार होता लग रहा है। किस तरह से भारत आज विकसित हो रहा है। आज भारत का विश्व में डंका बज रहा है। इतनी 100 साल में इतनी बड़ी महामारी आई, ये वैक्सीन बनाने की कहते थे। राहुल गांधी जी कहते थे वैक्सीन मत लगवाना। आप देखिए, 140 करोड़ जनता को अगर सुरक्षा कवच दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आज राजस्थान की हालत भी बात कर लें, राजस्थान की हालत पे बात कर लें कि राजस्थान में आप देखिए 4.5 साल से जो घमासान चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, मुख्यमंत्री अपने ही पूर्व पीसीसी चीफ को निकम्मा, नकारा, गद्दार, कोरोना तक कह देते थे। एक मंत्री दूसरे मंत्री का अलाइनमेंट ठीक करने की बात कहते थे। ये इन्हीं के शांति धारीवाल जी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहां तो रेप होगा। इस तरह की मानसिकता के लोग हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार। ये भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, इस तरह की मानसिकता रखते हैं ये लोग। पूछना चाहता हूँ आपसे। अरे हाँ, बताइए ना। एक सवाल पूछता हूँ, मैं एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने ओबीसी की बात करी, मैं ओबीसी पे ही आना चाहता हूँ। वो कौन लोग थे जो मेरे 76 गुजर भाइयों को सरेआम गोलियों से घूम दिए? आंसू टपकते हैं जब उनकी याद आ जाती है। शैलेंद्र जी, क्या बात करते हो आप, हैं? आप बता दीजिए, उन हत्यारों का आज नाम बता दीजिए कि वो हत्यारे कौन थे। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? कभी कांग्रेस पार्टी सोच सकती थी उन हत्यारों का नाम बताइए। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? बताइए ना। आपके बीजेपी अरे बताइए ना पहले, ये तो बताइए। हत्या की है आपकी बीजेपी सरकार थी जिन्होंने मेरे और SC/ST को सम्मान किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया, कभी महिला आदिवासी को सम्मान नहीं दिया। इन्होंने उसको वोटों की राजनीति में देखा, सिर्फ वोटों के लिए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बांट दिया। इन्होंने जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़े हैं, गरीब है, उनको सिर्फ वोट समझा, उनका विकास नहीं किया, ना उनका सामाजिक विकास किया, ना शैक्षणिक विकास किया, ना आपने उनका किसी भी तरह से उनका डेवलपमेंट किया। आज कांग्रेस पार्टी ना तो बिजली दे पाई, ना सड़क दे पाई, ना आप मकान दे पाए, ना आप शौचालय दे पाए, ना पानी दे पाए। हमने 3.5 करोड़ लोगों के घरों में शुद्ध जल नल दिया है, जल से नल दिया है। अरे आप आइए ना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बताइए कि राहुल गांधी बाबा आपके जो है
वो गांधी क्यों लगाते हैं, चला इसका गया? जवाब दीजिए ना। सीमा जी मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये भैया बता ही नहीं रहे, पूरी बता ही नहीं रहे, आप ही पूछिए। चलो ठीक है, मेरे को हो सकता है मेरी बातें इनका अच्छा नहीं लगे हैं, मैं तो आप ही से आपके जरिए पूछना सोनिया चाहता हूं। गांधी, रॉबर्ट वाड्रा आपके जरिए मैं सारे पूछना जमानत चाहता पर हूं। बाहर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा एक सुखदेव जी सवाल और चैलेंज जी आपसे एक आपसे मिनट, जो मैडम, एक पूछा सवाल, गया एक मुद्दों को सवाल। लेकर के, हालांकि आप एक मुद्दे सवाल, आप एक बताते सवाल, नजर नहीं आए एक बीजेपी सवाल, के, लेकिन एक हाँ सवाल। कांग्रेस की कमियां जरूर आपने एक गिनवा दी। सवाल, आप एक जरा इस सवाल पर भी मेरा नजर डालें कि अहम मुद्दे क्या सवाल है ना, भाजपा के लिए। मैंने आपको एक मुद्दे सवाल गिना है दिए। मेरा, एक सवाल है मेरा, जी। एक सवाल है मात्र। जी जी जी, मैं शैलेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे 76 गुजर भाइयों के हत्यारे कौन? बस चलिए ठीक, बता दीजिए ना, रास्ता प्रशासनिक देखता है। अधिकारी हत्यारे हैं बताइए। जिन्होंने उस समय की बताइए, सिचुएशन वो को याद नहीं आके मापा। आंखों में आंसू प्रशासनिक आते हैं। अधिकारी की आपका लापरवाही दिल है, पत्थर का है, ये आप आपका बता रहा दिल हूँ ना। पत्थर का है, अरे आपका सुखदेव दिल जी पत्थर सुनो, का है। प्रशासनिक सुनो, मैं अधिकारियों सुन की रहा हूँ लापरवाही काफी थी टाइम से आपको। जिन्होंने अब आप उस बता समय रहे की हुए। सिचुएशन आप को लोगों नहीं ने- मापा, आप लोगों ने समझे? रोड के ऊपर गुजर भाइयों की हत्या करवा दी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों की। आप बात करते हैं ओबीसी की, हम ओबीसी के रक्षक हैं। किस तरीके से रक्षक है? ओबीसी और एमबीसी के अंदर 3 साल का जो बैकलॉग दिया है वो गहलोत सरकार ने दिया है, और जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर आज प्रधानमंत्री और पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार। अरे 2011 में किसने जनसंख्या कराई थी? जनसंख्या अगर बताइए आपने सेंसस कराया नहीं कराया? सीमा जी 2011 में कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, आपने जनसंख्या के आधार पर जनगणना कराई नहीं कराई? बताइए, उस रिपोर्ट को टेबल क्यों नहीं की आपने? बताइए ना। आप जीएसटी लाने में डरते थे, आप निर्णय लेने में डरते थे। कांग्रेस पार्टी ने कभी देश का भला नहीं किया, 40 साल पीछे ले गई। अगर कांग्रेस पार्टी के शासन में आज भारत जो है 40 साल पीछे हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत जो है विकसित राज्य की ओर, विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को शैलेंद्र जी, सुखदेव जी, समझने वाली बात है, इतना चर्चा हो रहा है, इतने विषयों पर बातचीत हो रही है, बात बेरोजगारी को लेकर, बात गरीबी को लेकर के हो रही है। समझने वाली बात है कि इतने सालों बाद भी, आजादी के 75 साल बाद भी हम 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, 75 अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आज हम बात बेरोजगारी को लेकर के ही कर रहे हैं। कांग्रेस भी हमारे सामने है, भाजपा भी हमारे सामने है, दोनों ही प्रमुख दल हैं, आप दोनों ही ये जवाब दीजिए, आखिर आज भी हम बेरोजगारी की बात क्यों कर रहे हैं? बात केंद्र की हो या बात यहां पर सिर्फ राजस्थान की हो? जी जी शैलेंद्र साहब, अपनी बात पूरी करें पहले आप। सीमा जी देखिए, आज राजस्थान में, हाँ मैं बता रहा हूं, राजस्थान में आज बेरोजगारी की दर 28% है। राजस्थान कभी पहले नंबर पर रहता है बेरोजगारी में, कभी दूसरे नंबर पर रहता है, और केंद्र में बेरोजगारी की दर 5 से 7% के बीच में रहती है। हमने रोजगार देने का काम किया है। मुद्रा योजना के तहत 34 करोड़ लोगों को हमने, ठेले जो गरीब थे, मजदूर थे, उनको हमने लोन देके उनको स्वरोजगार दिया। कौशल विकास योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया। आप देखिए 2004 से लेकर 14 तक यूपीए सरकार सिर्फ 6.5 लाख लोगों को नौकरी दे पाई थी। हमने सरकारी नौकरियां 17 लाख लोगों को दे दी है। तो ये क्या बात करेंगे? सारे आंकड़े आज बता दीजिए कि बेरोजगारी में राजस्थान पहले नंबर पे है। चलिए ठीक है सुखदेव जी, कम शब्दों में अपनी बात जल्दी पूरी कर रहे हैं, हमारे समाज की बहुत कमी। बेरोजगारी की जनक जो है वो मोदी सरकार है, और आज भी केंद्र के अंदर जितनी भर्तियां रिक्त है वो कहीं भी नहीं है। राजस्थान की बात करें आप राजस्थान सरकार का पक्ष रखने आए, आप राजस्थान की बात करें। राजस्थान लगातार रोजगार दे रही है, राजस्थान के अंदर आपसे जब भी सवाल पूछा जा रहा है केंद्र सरकार, भाजपा सरकार अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं। भर्तियां लगातार हो रही हैं। जितनी भर्तियां हमारे इस कार्यकाल में हुई उतनी भर्तियां आज तक कभी नहीं हुई है। लगातार भर्तियां जारी है, और उसके बाद में प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी लगातार नौकरियां दी जा रही है। चलिए ठीक है में आंकड़े, आपके जो आंकड़े हैं वो भ्रमित आंकड़े हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, वो अभी तक नहीं जवाब दे पाए। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज चर्चा हम रणनीतियों को लेकर के कर रहे थे, जहां कांग्रेस अपना पक्ष रखती नजर आई, भाजपा ने भी आखिरकार अपना पक्ष रखा। हालांकि भाजपा से बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि उनका चेहरा कौन है, और कांग्रेस लगातार यहां पर महंगाई राहत कैंप को लेकर के अपना पक्ष रखती नजर आती है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी राजस्थान की जनता इस बार किसको देती है मौका। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।